हर एक टेस्ट के पीछे एक थ्योरी होती है ना? वो एक पर्सनालिटी थ्योरी होती है। एंड तो वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, इसके इसको जो बनाया था, वो बनाया था आपका हेनरी मोरे ने। ही वॉज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो आपने रोजर्स और उनके थ्योरीज भी पढ़ी हैं, तो उसके पीछे एक थ्योरी होती है, तो वो आपको समझना जरूरी है। दूसरा, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लिंक्ड होता है आपके जो फ्रॉइड की थ्योरीज हैं, जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जो वो कॉन्सेप्ट है उससे भी, इसीलिए हम इसको प्रोजेक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं, है ना? अब इन्हीं सारी चीजों, जो बेसिक चीजें हैं, ये हमें समझना जरूरी है। दूसरा जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है, वो ये कि साइकोपैथोलॉजी, या आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जब तक आपको वो नहीं पता होंगे कि डिविएशंस क्या होते हैं नॉर्मल से, तब तक आप ये पता कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि नॉर्मल क्या है और क्या किस तरह के रिस्पॉन्सेज नॉर्मल नहीं है। सो एटलीस्ट ये कुछ चीजें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो, एक तो जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, वन इज क्लरिकल वन, एंड दूसरा होता है जो इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है। क्लरिकल पार्ट क्या है कि इसको एडमिनिस्टर करना, स्टोरीज लिखना, या जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट का मेन काम होता है, वो होता है आपका इसका इंटरप्रिटेशन, कैसे आप रिपोर्ट्स को सिंथेसाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। सो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये दो तीन चीजें, यानी पर्सनालिटी थ्योरीज, टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं या पैथोलॉजी, जो भी आप इसको कहना चाहें, वो, तो ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन चीजें आपको पता होंगी, देन आप ज्यादा बेहतर तरीके से किसी भी, या अच्छे तरीके से आप किसी भी टेस्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना। तो सबसे पहले थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज थीमेटिक? तो यूजुअली when we talk about thematic, so it refers to recurring central ideas in literature, art, music, and can be used as a adjective to describe something characterized by or related to some themes. So एक सेंट्रल आइडिया क्या है किसी भी स्टोरी का, या आप कह सकते हैं किसी भी जो प्ले है, स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, वॉट एवर इट इज। सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि टीएटी में हम स्टोरीज लिखवाते हैं अपने क्लाइंट से, तो जब हम स्टोरीज लिखवाते हैं तो उसकी कुछ थीम भी होगी। सो दैट इज वाई कि वो थीम क्या है, क्या उसमें आउटकम आ रहा है, कैसे लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, उसी को हम, इसीलिए हम इसको थीमेटिक बोलते हैं, बिकॉज देयर इज ए स्टोरी, और वहां पे उस स्टोरी को कितने बेहतर तरीके से कहा गया है या एक्सप्रेस किया गया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो वो उसको हम बोलते हैं थीमेटिक, है ना? तो एंड देन ए परसेप्शन, परसेप्शन तो हमने बहुत बार सुना होता है, कई बार ए परसेप्शन हमें नहीं पता होता है क्या होता है। सो ए परसेप्शन इज ए साइकोलॉजिकल or philosophical term referring to process of assimilation new information into an individual's cognitive framework, interpreting it and connecting it with pre-existing knowledge. तो ए परसेप्शन हम इसको बोलते हैं, लाइक सपोज कोई नई चीज आपको दी गई, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, तो अगर आप 10 लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, है ना, तो इस पिक्चर को इंटरप्रेट करने का जो तरीका होगा सबका अलग अलग हो सकता है। कोई इसको पॉजिटिवली देखेगा, कुछ नेगेटिवली देखेगा, कोई
और कहां से आता है ये समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है? एसिमिलेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। आप वही चीज देख सकते हैं जो चीज आपके दिमाग में पहले है या फिर आपने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है पहला। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा फूड है जिसको आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया है, क्या आपको वो टेस्ट पता होगा? यू कैन नॉट इन्फर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो टेस्ट क्या है ना? आपको नहीं पता, आपको दिखेगा तो आपके लिए वो बेकार है, आपको नहीं पता क्या है ना? तो वो आप उन्हीं चीजों को इंटरप्रेट करेंगे, उन्हीं चीजों के साथ कनेक्ट करेंगे जो चीजें आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं है, मतलब आपके पास्ट में कहीं ना कहीं है, उन्हीं चीजों को आप देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो टीएटी का है वो यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप कुछ चीजों को देखते हैं और आपको स्टोरी लिखने को दी जाती है, तो आप वो स्टोरी लिखेंगे जो आपके पास है। आप उसके बारे में अवेयर हैं, नहीं है, कॉन्शियस है, नहीं है, अनकॉन्शियसली आप कर रहे हैं, तो तब भी वही चीजें आएंगी जो आपने कभी आपके पास हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस में हैं। तो उसको जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है पहले की, उसको मिक्स करते हुए या उसको यूज करते हुए नई इंफॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं ए परसेप्शन या एसिमिलेशन का जो वर्ड हमने यूज किया। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, कॉग्निटिव थेरेपी पियाजे की है, वहां पे इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो ये इसी को हम ए परसेप्शन बोलते हैं। तो अब इसी वजह से इस टेस्ट को भी हम थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज वी यूज आवर मेमोरी टू लाइक डिस्क्राइब आवर स्टोरीज, बिकॉज जो आपके अनकॉन्शियस में या कॉन्शियस में नहीं है, यू कैन नॉट टेल दैट स्टोरी। अब थोड़ा सा इसमें हमें एक चीज जो समझनी पड़ेगी, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो टेस्ट है वो है ये प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, है ना? अब जब प्रोजेक्शन की बात आती है तो वहां पे ईगो, सुपर ईगो और इन सारी चीजों की भी बात आ जाती है। तो अब हम ये समझते हैं कि ईगो क्या है, तब हम आगे की चीज, क्योंकि जब हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट वो है जहां पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्शन जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब डिफेंस मैकेनिज्म को हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, अगर हमने पढ़ा है तो ईगो का रोल आ जाता है। तो क्या प्रोजेक्शन क्या करता है, क्योंकि वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं, तो आपके ईगो को बचा के रखता है, डिफेंस करता है ना, इसलिए तो डिफेंस सिस्टम बोलते हैं उसको, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो लेट्स अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। अगर आपको पढ़ना है तो आप अपना, वैसे तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा जो यहाँ पे हैं, लेकिन अगर फिर भी पढ़ना है तो फ्रॉइड की थ्योरी आप पढ़ सकते हो। तो ईगो क्या है? विद इन फ्रॉइडियन psychosis, the ego is seen as a part of the psyche that tries to balance the demand of the id and the superego. The ego's task is to find realistic way to satisfy the id's desire while adhering to the superego and moral standards. तो अब जब आप एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, तो आपका ईगो भी काम कर रहा है कि आपको कोई चीज कैसे देखनी, क्या बताना है, किस लैंग्वेज में बताना है ना, कितनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सारा जो कंटेंट आप रिक्रिएट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, जो आपको टेस्ट पे एक टास्क दिया गया है ना? तो वो जो है वहां पे आपका ईगो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ईगो क्या कर रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं उस स्टोरी को बनाने के लिए, आप उनको लॉजिकल तरीके से एक सीक्वेंस में लिखते हैं, बताते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ऐसे लिखना है, सपोज अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, 2 अक्टूबर के ऊपर, तो आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे ये 2 अक्टूबर क्या है, क्यों मनाते हैं, किसका बर्थडे होता है,
और उनको हम क्या बोलते थे, दैट काइंड ऑफ स्टोरी वी मेड. सो दैट इज ए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. लॉजिकली हम बनाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि वो जो बिल्डअप होती है स्टोरी, वो एक लॉजिकल उसमें आगे बढ़ती है, हम उसको लिखते हैं. तो वहां पे आपके ईगो का काम आ जाता है. तो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ईगो, क्योंकि हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं. तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? दैट इज are psychological strategies that people unconsciously use to protect themselves from unpleasant emotions or thought. These mechanisms operate at unconscious level, help individual cope with stress, anxiety and other challenging emotions. तो अब क्या करते हैं, अब जब हम स्टोरीज लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, जब स्टोरी आप बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो आपके पास है आप वही तो स्टोरी बनाओगे. तो जब आप वो स्टोरी बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी बहुत सारी चीजें आएंगी. आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी आएगा, कैसे आप किसी पिक्चर को देख रहे हैं और उसके हिसाब से स्टोरी बना रहे हैं, है ना. तो वहां पे निकलेगा वो सारी चीजें. और प्रोजेक्शन, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है. तो डिफेंस मैकेनिज्म को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रोजेक्टिव टेस्ट, चाहे वो रोसाक है, टीएटी है, या ड्रॉय पर्सन जो पहले हमने कराया था. तो उन सारी चीजों में ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली कि प्रोजेक्शन क्या है ना. प्रोजेक्शन इज ए साइकोलॉजिकल डिफेंस mechanism where individual attribute undesirable thought, feeling or traits to another person, avoiding confronting these thoughts or feeling within themselves, है ना. तो अब फॉर एग्जाम्पल कि हम अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं. जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप रोड से जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और आपकी गलती की वजह से किसी को टक्कर लग गई, किसी गाड़ी में या किसी पर्सन को, और उसको इंजरी हो गई या गाड़ी टूट गई या कुछ हुआ. सो क्या होता है, इमीडिएटली वी बिकम डिफेंसिव. ये सबके साथ होता है ना, कि वी बिकम डिफेंसिव कि मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती है. जबकि आपको पता है आपकी गलती है, गिल्ट आपका है, लेकिन उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, इमीडिएटली यू प्रोजेक्ट कि अगले की गलती है, कि वो सही नहीं चल रहा था, उसने गाड़ी से नहीं चलाई, अचानक से ब्रेक मार दिया, इवन दो यू नो. एंड एक्सेप्टिंग दैट फीलिंग इज ए डिफिकल्ट थिंग. तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, दिस इज ए वेरी स्मॉल, और इमीडिएटली वो आ जाता है. सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं है तो कोचिंग में टीचर को, किसी को भी आप ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो हैपेंस. सो इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, बिकॉज प्रोजेक्शन क्या है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, दैट इज व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग आउट. एंड दैट हैपेंस व्हेन, जब हम ये टीएटी अपने क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं, तो क्लाइंट के साथ भी यही हो रहा है. जो स्टोरीज जो उसके दिमाग में है, वो चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं. ठीक है, ये चीज हमें समझना होगा. अच्छा, इससे पहले ये हेनरी ए मोरे की का एक पिक्चर है. सो एंड एक चीज जो और समझनी है, वो इनकी बेसिकली बहुत ब्रीफ में हम इनकी एक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे 5 मिनट, कि क्या है और क्यों, कैसे काम करता है, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, and then we'll continue further. So Henry A. Murray is a prominent American psychologist, developed Murray's theory of personality. हम सभी BA MA में पढ़ते हैं मुरे का थ्योरी, रोजर्स की थ्योरीज. So a significant contribution to understanding and explaining the complex dynamics of human personality. अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ओरिएंट करने के लिए, डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं मैं, बिकॉज इफ यू विल नॉट बी ओरिएंटेड टुवर्ड दिस थिंग, टीएटी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. फिर आप मैनुअल लेके बैठोगे, आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी. तो अब की एलिमेंट्स इनकी थ्योरी के क्या है, जस्ट ब्रीफली 1 स्लाइड्स में हम ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों को हम इंटरप्रेट करते हैं जब हम कोई स्टोरी का इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो क्या है, साइकोजेनिक नीड्स. तो मोरेस थ्योरी posits that individual possess psychogenic needs which include psychological desire like achievement, affiliation, power,
shape their behavior and personality beyond basic physiological requirements. तो हमने क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स हमें पता है. फिजिकल नीड्स क्या है, आपका हंगर, थर्स्ट, ये सारी चीजें, स्लीप, ये सारी चीजें फिजिकल उसमें आती हैं आपका. या बायोलॉजिकल नीड्स जिनको हम बोलते हैं, बीएमए में हमने पढ़ा भी है, हर एक जनरल साइकोलॉजी की बुक में आपको मिलता है. एंड देन ही सेड इसके बियॉन्ड जो भी नीड्स होती हैं जिनको हम साइकोजेनिक नीड्स बोलते हैं, जैसे नीड फॉर अचीवमेंट, वी ऑल वांट टू अचीव इन आवर लाइफ समथिंग. कोई हम लोग जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं बेहतर, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, अचीव करना चाहता है, some person wants some kind of like recognition and all. So need for affiliation, some people want affiliation, कि power हो, affiliation हो. So and then तो ये जो नीड्स है, और भी बहुत सारी नीड्स हैं, उनके बारे में ब्रीफली मैं बात करूंगा आगे चल के. तो अब ये नीड्स जो हैं ये पर्सन को के बिहेवियर को शेप करती हैं, है ना. तो ये इन्होंने बोला, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया साइकोलॉजिकल नीड्स का. दूसरी चीज आती है प्रेस. ये सारी चीजें आपका इंटरप्रिटेशन में यूज होंगी. अब प्रेस क्या है, नीड, प्रेस एंड थीमा, ये तीन चीजें होती हैं. तो नीड, प्रेस एंड थीमा. तो नीड आपने समझा, तो साइकोजेनिक नीड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. एंड देन मोरेस थ्योरी सजेस्ट दैट प्रेस refers to the environment cues that interact with an individual psychogenic need, such as high achievement pressures to influence their behavior. तो क्या है प्रेस, क्या है, environmental cues है, forces है, कि कोई पर्सन कुछ अचीव करना चाहता है ना, कि और वो अचीव नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है, एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको. ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, द पर्सन इज फीलिंग दैट एनवायरमेंट इज नॉट सपोर्टिव. वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो अब इनका ये कहना है कि जो प्रेस है वो आपकी जो नीड है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है. आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, या तो आपका एनवायरमेंट क्या कर रहा है कि आपको सपोर्ट कर रहा है उसको अचीव करने में, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आप, अब सपोज बहुत बार होता है ऑफिस में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, ज्यादातर लोगों का ये होता है कि दे वांट टू अचीव, कि प्रमोशंस चाहिए, है ना, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस और ये सारी चीजें. और अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, और हो सकता है अपने, और बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील करेगा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा. तो क्या हो रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. बिहेवियर क्या चेंज होगा, आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, एंड दैट में लीड टू फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो. You can achieve it, but that may be frustration for you also. So these are the things, ये हमें समझना पड़ेगा. So second thing is press. तो need and press. फिर आता है personality structure. अब क्योंकि हम personality का assessment कर रहे हैं उसका, तो ये समझना कि personality structure क्या होता है, कि Murray's personality like he described personality as a dynamic system influenced by the psychogenic need and environment pressures. Encompasses various levels like needs, presses, perception, potentialities. तो क्या हुआ, need and press, इनके बीच का इंटरेक्शन है, और ये डायनेमिक है, ये चलता रहता है. आज आपने कुछ अचीव कर लिया क्योंकि आपकी तो नीड फॉर अचीवमेंट है, आज आपने कुछ अचीव कर लिया, कल कुछ और आप अचीव करने की कोशिश करोगे. तो नीड और प्रेस जो है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है ना, यानी कि साइकोजेनिक नीड और एनवायरमेंटल प्रेसेस. अब इनके इंटरेक्शन की वजह से एक जो आपका बिहेवियर होता है, जो आपका सोचने का तरीका होता है, दैट इज योर पर्सनालिटी. Your act, your behavior, your emotions, these are the three factors of
एनी पर्सनालिटी, तो वो अफेक्टेड होते हैं। तो इससे नीड एंड प्रेस से मिलकर आपका जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर बनता है जो बहुत ही डायनामिक इन नेचर होता है। व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द पर्सनालिटी highlighting the interplay between needs, press and individual responses। कि आपकी needs क्या है, यानी कि achievements, need for achievement and all, and और भी होती है need for success, need for affiliation, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे आगे चल के। प्रेस, इन्वायरमेंटल प्रेसेस क्या हो रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, और आप उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, और आपका बिहेवियर उन चीजों से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। वही आपका जो उन सभी चीजों का जो एक्सप्रेशन है, जो बिहेवियर है, दैट इज योर पर्सनालिटी एंड दैट इज एन डायनामिक नेचर इन नेचर। क्योंकि वो तीनों सारी चीजें, नीड, प्रेस, थीमा, ये आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं और चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हम इसको डायनामिक बोलते हैं। एंड देन साइकोलॉजिकल, पर्सनोलॉजिकल वेरिएबल। पर्सनोलॉजिकल माने जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, उन्होंने ये टर्म दिया, दैट इज ए इंडिविजुअल डिफरेंस, जो आप कह सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग है, यूनिक है, तो क्योंकि उनका इंटरेक्शन भी अलग होगा, उनकी नीड भी डिफरेंट है, तो उन्होंने इसको नाम दिया पर्सनोलॉजिकल वेरिएबल टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल पर्सनालिटी डिफरेंसेस इंक्लूडिंग नीड, प्रेस, इंटरेक्शन, प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरिंग बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि मैं उसी सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट करता हूं, आप उस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, क्योंकि सबकी नीड, सबका इन्वायरमेंट एंड और उससे भी ज्यादा सबका उसके साथ रिएक्ट करने का तरीका या उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। इसीलिए सेम इन्वायरमेंट पे अलग अलग तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं। सो वो पर्सनोलॉजिकल वेरिएबल है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हम वहां पे आ जाती है। तो ये चीज हमें समझनी, तो ये बेसिक क्रक्स है मुरे की थ्योरी का, है ना।